Hello students, welcome to the second part of the chapter Reproduction in Living Organisms. In this part we will study about vegetative propagation. एक ज़रूरी बात यह है कि इस चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का लिंक दिया है, पर सिर्फ डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है नोट्स को अगर आपने चैप्टर ही नहीं समझा। तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, पर पहले चैप्टर को समझ लीजिए। सो लेट्स बिगिन विद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ ओवर टू योर स्क्रीन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, it is a type of asexual reproduction in plants in which new plants are formed from vegetative parts of the plant like root, stem और leaves. So first ये समझ लिया जाए कि vegetative parts क्या होते हैं। प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक्चुअली वो रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, जिसमें गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा। ओवरऑल हम ये कहेंगे फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जबकि जो वेजिटेटिव पार्ट हैं जो आपके सामने लिखे हैं रूट, स्टेम या लीव्स, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये प्लांट की जनरल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये वेजिटेटिव पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें गैमीट्स तो बन नहीं रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर दीज वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, देन दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ द नेक्स्ट लाइन रेड कलर से मार्क है, इट इज़ वेरी कॉमन इन हायर एंजियोस्पर्म्स। देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये हायर एंजियोस्पर्म्स, जो वेल डेवलप एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट, सिंस इट इज़ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मैं बता चुका हूँ क्योंकि इसमें गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, तो इट इज़ एसेक्सुअल प्रोसेस। तो जो न्यू प्लांट बनेगा, जो एक प्लांट से नया प्लांट बन रहा है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट के। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिकॉज बाई पेरेंटल इज नॉट इन्वॉल्व। तो बाई पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसलिए गैमीट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो जो नया प्लांट बन रहा है दैट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। नाउ दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, रूट, स्टेम या लीफ, वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं एक नए प्लांट में। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए एग्जांपल बना हुआ है अनियन का। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो अनियन है अगर इसको हल्का सा भी मॉइस्चर मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से तो ये ग्रो करने लगेगी, इसमें रूट्स निकलने लगेंगी, इसमें से लीव्स निकलने लगेंगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जबकि आप राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है उसको देखिए, उसमें रोज कटिंग दी हुई है। इसको हमें करना पड़ेगा। रोज प्लांट में अपने आप ऐसा नहीं होगा कि स्टेम जो है कट जाएगी या टूट के गिर जाएगी और फिर से उसमें से एक नया प्लांट निकल आएगा। ये हमें करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। ये मैन मेड प्रोसेस है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन केस ऑफ रूट्स। इसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो थिक हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। चूँकि इनमें फूड स्टोर हो जाता है इसलिए थिक हो जाती हैं, स्वेल्ड अप हो जाती हैं, और फिर इनमें बड्स भी ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए लिखा हुआ है बड्स ऑल्सो ग्रो ऑन देम। तो इस तरह की रूट्स जिनमें बड डेवलप हो गई है, जिनमें फूड स्टोर होने की वजह से वो थिक हो गई हैं, तो ऐसी रूट को अगर सॉइल में प्लांट किया जाएगा तो फिर इनमें से नए प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। आपने नॉर्मली इसको देखा होगा, खाया भी होगा। तो ये जो एग्जाम्पल हैं इनको आपको याद करना है, और इस टॉपिक में आने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब आपको याद रखने हैं, मेमोराइज रखिएगा। इसीलिए मैंने इसके डायग्राम आपके सामने बना रखे हैं, क्योंकि देखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। या अगर आप नीट में अपीयर होंगे तो उसमें भी प्लांट के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे किस में ट्यूबर मिलता है, किस में रूट से जो है डेवलपमेंट होता है, किस में स्टेम से होता है, किस में लीव से होता है। तो ये वो एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ लिखे हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने इसीलिए नहीं लिखे हैं कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो सिर्फ वही एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। ध्यान से सुनिएगा, अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि स्टेम में कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम।
तो कौन सी स्टेम ज़मीन के अंदर है, कौन सी स्टेम ज़मीन के बाहर है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। तो इस हेडिंग को ध्यान रखिएगा कि आप किस हेडिंग में क्या पढ़ रहे हैं। तो अब हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी ये ऐसी स्टेम है जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं और इनमें जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो पहला एग्जाम्पल जो अंडरग्राउंड स्टेम का है दैट आर ट्यूबर। अब ट्यूबर में मैंने डेलिबरेटली ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ है जो कि आपको याद रहे, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्टूडेंट्स को ऐसे एग्जाम्पल दूं जो कि उसके आसपास के हैं ताकि स्टूडेंट को याद करने में आसानी हो। तो ये पोटैटो ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर घर में मिल जाएगी, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। आइंदा जब भी आप पोटैटो देखेंगे आप कहेंगे हाँ इसको ही ट्यूबर बोलते हैं। तो अब समझ लेते हैं ट्यूबर होता क्या है। तो ट्यूबर में आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि दीज आर फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। तो ये स्टेम होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसमें स्टोर्ड फूड होता है, रिजर्व फूड होता है, और फिर इनमें से बर्ड्स डेवलप करना शुरू हो जाएंगी। आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा कि अगर हम पोटैटो को एक मॉइस्ट कंडीशन में रख दें या हल्की सी भी नमी उसको मिलना शुरू हो जाए, यानी जिस लिखा हुआ है आपके सामने कि फेवरेबल कंडीशन इसको मिलना शुरू हो जाए, तो इट विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर द बल्ब्स। ये बल्ब्स आपने नॉर्मली अपने घर में देखा होगा, इसीलिए मैंने फिर से एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लिया है आप लोगों के लिए कि आपको देख के याद रहे। बल्ब इसको इसलिए कहते हैं कि जो अनियन या गार्लिक का जो सामने डायग्राम बना है, अगर आपने इसको देखा हो, दिख ही रहा है सामने, तो ये बल्ब जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, CFL नहीं, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब आप इसको ऊपर से लाइन बाय लाइन पढ़िए। अंडरग्राउंड स्टेम यानी ज़मीन के अंदर ये पाए जाते हैं। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, इसमें ढेर सारी बर्ड्स होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव अ, ये ज़रूरी लाइन है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव अ प्रोटेक्टिव फ्लैशी लेयर कवरिंग द बल्ब। आपने अनियन देखा होगा तो इसमें आप देखिए, या लहसुन आपने देखा होगा, इन सब में फ्लैशी कवरिंग होती है, ऊपर छिलका होता है, लेयर होती है। तो ये बल्ब की खास बात है कि इसमें एक फ्लैशी कवरिंग होती है, लेयर होती है। फिर अंदर देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इस बल्ब में ऊपर और नीचे की तरफ देखिए, डायग्राम में भी मैंने मार्क कर रखा है, अनियन में नीचे का हिस्सा जहाँ से रूट निकलती है उसको बोलते हैं बेसल प्लेट। ये टर्म याद रखिएगा, मैंने इसीलिए अंडरलाइन भी कर रखा है और डायग्राम में भी इसको मार्क कर रखा है कि जो नीचे का हिस्सा बल्ब का होता है उसको बेसल प्लेट बोलते हैं, जहाँ से रूट्स निकलती हैं, और जो ऊपर का हिस्सा होता है जो कि जनरली पॉइंटेड होता है, वहाँ से लीव्स निकलती हैं। तो इस चीज़ को याद आप रखिएगा कि बल्ब जो है वो अंडरग्राउंड होती हैं, इनमें फ्लैशी कवरिंग होती है, बेसल प्लेट होती है, एंड इनके पॉइंटेड होते हैं, बेसल प्लेट से रूट निकलती है और जो पॉइंटेड एंड होते हैं वहाँ से लीव्स निकलती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर द राइजोम्स। अगेन मैंने एग्जांपल ऐसा लिया जो कि आपने फिर अपने घर में देखा होगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ इस चैप्टर में ताकि आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। तो राइजोम्स क्या होते हैं? दीज आर मॉडिफाइड सोइलन स्टेम। आई एम रीडिंग फर्स्ट लाइन। दीज आर मॉडिफाइड सोइलन स्टेम। स्टेम जो कि मॉडिफाइड है, देखिए डायग्राम भी देखने से लग रहा है कि ये स्टेम बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही कि ये स्टेम है, इसीलिए हमने इसको लिखा है कि मॉडिफाइड होती है। ग्रो हॉरिजॉन्टली, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। स्टेम किसी भी प्लांट के आप स्टेम देख लीजिए वो वर्टिकली ग्रो करती है। वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर सीधी, और जबकि ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिंजर का, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। और फिर इसके अंदर भी रिजर्व फूड है, सोइलन है चूँकि, तो इसके अंदर भी रिजर्व फूड होगा, इसके अंदर बर्ड्स होती हैं। और फिर जब ये राइजोम का कोई पीस टूट जाएगा तो इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, प्रोवाइडेड उसमें बर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी एग्जांपल आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम जिंजर, बनाना और टर्मरिक, तो ये वो सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं। फिर आप देखिए आपके सामने एक बॉक्स बना है ब्लू कलर से, उसके अंदर लिखा हुआ है द राइजोम ऑफ बनाना इज़ वेरी लार्ज। बनाना का जो राइजोम होता है, जो बनाना का प्लांट होता है, उसके ठीक नीचे ज़मीन के नीचे जो है राइजोम हिस्सा होता है, जैसे अदरक दिख रही है आपको, वैसे ही इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, उसको राइजोम बोलते हैं। और ये काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि बनाना का जो नीचे का हिस्सा है पेड़ का, वही काफ़ी चौड़ा होता है, तो इसका राइजोम भी काफ़ी बड़ा होता है। और जब उस राइजोम को काट के अलग अलग प्लांट कर दिया जाएगा तो हर एक राइजोम में से एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बनाना वाला जो क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में रखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मेमोराइज करिएगा, ध्यान रखिएगा इसको आप कि बनाना में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, राइजोम से, अंडरग्राउंड स्टेम से। नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर द कॉम्स। ये जो कॉम्स हैं देखने में ये बल्ब जैसी होती हैं, जो भी अनियन का बल्ब आपने पढ़ा लगभग वैसी होती हैं। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। कॉम्स आर सॉलिड स्टेम बेसेस। सॉलिड स्टेम बेसेस डायग्राम आप देखिए नीचे, ये अनियन जैसा कुछ दिख रहा है आपको, जैसा कि अनियन में था बल्ब में, वैसा ही लगभग होता है। दे आर राउंड,
एंड हैव अ बेसल प्लेट लाइक अ बल्ब। देखिए लिखा हुआ है आगे कि दे आर राउंड एंड हैव अ बेसल प्लेट लाइक बल्ब। जिस तरह से आपने बल्ब में पढ़ा था कि वहाँ बेसल प्लेट होती है जिससे कि रूट्स डेवलप होती हैं, सेम वैसे ही यहाँ भी बेसल प्लेट होती है, लेकिन यहाँ जो है ये चपटी होती है, फ्लैट होती है, जबकि अनियन जो है वो गोल होता है। ये एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी है कि बेसल प्लेट होती है, बट डिफरेंस ये है कि वो फ्लैट होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन कॉम्स बिकम एग्जॉस्टेड दे यूज एनर्जी फ्रॉम द ग्रोइंग लीव्स एंड स्टेम टू फॉर्म अ न्यू कॉम। जब ये कॉम एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि इसमें नरिशमेंट, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, रिजर्व फूड ख़त्म हो जाता है, तो ये उस प्लांट की, जिस प्लांट में ये कॉम है, उस प्लांट की स्टेम से और लीव से एनर्जी लेना शुरू कर देगा। एनर्जी किस लिए लेना शुरू कर देगा? ताकि ये सूख ना जाए और ये ख़राब ना हो जाए। अब ऐसा ये क्यों करता है वो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में समझिए। इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू वर टू डिग वन अप इन द फॉल। इस लाइन का पहले मतलब समझिए कि इफ़ यू वर टू डिग वन अप इन द फॉल का मतलब क्या हुआ। फॉल का मतलब होता है ऑटम सीजन। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम। तो पतझड़ के मौसम में अगर आपको कोई ऐसा प्लांट मिले जो कि जिसमें कॉम प्रेजेंट हो, यहाँ पे एग्जांपल है वो केसर का एग्जांपल है, तो ऑटम का सीज़न जब चल रहा होगा, पतझड़ का मौसम चल रहा होगा, तो वो प्लांट की स्टेम और लीव्स और फ्लावर जो है वो सूख चुके होंगे, उसमें नहीं होंगे। तो जब आप मिट्टी हटाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत प्लांट बचा होगा, तो जब आप मिट्टी हटाएंगे ऊपर ऊपर की, तो आपको कॉम दिखेगा। हो सकता है आपको दो कॉम दिखें। एक कॉम ऐसा दिखेगा जो कि सूख रहा होगा, और एक कॉम ऐसा दिखेगा जो कि फ्रेश होगा। तो जो फ्रेश वाला कॉर्म है ना, वो क्या कर रहा होगा, उसने दूसरा जो सूख रहा है वो कॉम, उससे एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो पहले कॉम ने क्या किया, पहले एनर्जी यूटिलाइज की। जैसे 3-4 कॉम बन गए थे प्लांट के नीचे, तो उन्होंने क्या किया था, लीव से और स्टेम से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। ये सेकंड पैराग्राफ में भी मैंने आपको बताया था कि जब कॉम एग्जॉस्ट होने लगते हैं तो वो लीव से और स्टेम से एनर्जी ऑब्टेन करने लगते हैं। तो ओवरऑल जब ऑटम का सीजन आना शुरू होता है तो लीव से और स्टेम से ये एनर्जी ऑब्टेन करना शुरू करते हैं, और चूंकि 3-4 कॉम होते हैं तो सब एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं। अब उनको ये ऑटम का सीज़न पार करना है। जब अगला सीज़न आएगा, यानी विंटर सीज़न जब आएगा, तब ये ग्रो करेंगे। तो अगर विंटर सीज़न आते आते नरिशमेंट ख़त्म होने लगता है तो कॉर्म एक दूसरे का जो रिजर्व फूड होता है उसको यूटिलाइज करने लगते हैं। अब जो पैराग्राफ है इसको पढ़ते हैं, अब आपको शायद समझ में आ जाए। अब देखिए लिखा है इफ़ यू वर टू डिग वन अप इन द फॉल, यानी अगर आप ऑटम के मौसम में जो केसर का प्लांट है या कोई प्लांट जिसमें कॉम लगा है, उसकी आप ऊपर से जो है मड हटाएंगे, सॉइल हटाएंगे, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यू वुड फाइंड द स्पेंट कॉम। स्पेंट कॉम का मतलब हुआ कि ये ड्राई होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लाइक अ ड्राइड प्रून, ये सूखता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्टिल क्लिंगिंग टू द बॉटम ऑफ अ न्यू कॉम। स्टिल क्लिंग यानी कि चिपका हुआ है, टू द बॉटम ऑफ अ न्यू कॉम, नए कॉर्म के साथ बॉटम में ये चिपका हुआ है, क्योंकि सूख गया है बेचारा, उसने अपना नरिशमेंट जो है इस वाले को दे दिया है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एडवर्स कंडीशन पास करके बचा रह जाएगा, और जब नेक्स्ट सीजन विंटर सीजन आएगा तो ये अगेन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर द सकर्स। इसमें जो एग्जाम्पल बना हुआ है, जो मेन एग्जाम्पल इसका है वो मिंट है। मिंट यानी कि पुदीना। अच्छा देखिए, मैं हर टॉपिक में एग्जाम्पल पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा, अगर एग्जाम्पल आप दिमाग में पिक्चराइज कर लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़िएगा इन फ्यूचर, जो मैंने नहीं भी पढ़ाया है, तो आप एग्जाम्पल को ध्यान रखिए पहले कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा। जब आपको एग्जाम्पल याद आ जाएगा तो उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बन के आ जाएगी, और फिर आप अपने आप लिख लेंगे उसके बारे में कि ये कैसा होता है। तो अब मिंट को ध्यान में रख के हम सकर्स को पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है दीज आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, वो तो मैं हेडिंग में ही बता चुका हूँ, हम अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हैं, छोटी होती हैं। अब आप डायग्राम देखिए पहले, फिर ऊपर हम समझाएंगे आपको। इसमें बीच में जो स्टेम बनी है सीधी बिल्कुल जो दिख रही है डायग्राम में, वो मेन स्टेम है, और जो उसके लेफ्ट राइट जो स्टेम निकली हुई हैं वो हैं एक्चुअली सकर्स। तो ये छोटी छोटी स्टेम होती हैं, यानी छोटी का मतलब बहुत दूर तक नहीं जाती हैं कि यहाँ से मेन स्टेम से निकल कर जो है वो 2-4 फीट आगे चली जाए और वहाँ जाके दूसरा प्लांट जो है ये ग्रो करवाएं। नहीं, ये थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी ज़मीन के अंदर अंदर, और फिर से ग्रो कर जाएंगी, फिर से ज़मीन के बाहर निकल आएंगी, एक नया प्लांट बना लेंगी। अब अगर ये सकर टूट जाए, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम गई है ज़मीन के नीचे नीचे, अगर ये टूट जाए तो ये 2 अलग अलग डिफरेंट प्लांट हो जाएंगे, सेपरेट प्लांट हो जाएंगे। अब इसको मैंने पुदीने का या मिंट का एग्जाम्पल क्यों समझाया आपको। अगर आपने
पुदीना देखा हो, वैसे आपने मार्केट में देखा होगा, लेकिन अगर आपने खेत में ज़मीन में लगा हुआ देखा हो तो ये गुच्छे में लगा होता है, अलग अलग दूर दूर नहीं होता है। तो अगर इनकी अंडरग्राउंड स्टेम, जो सबसे पहला लाइन मैं आपको समझा रहा हूँ, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, अगर इनकी अंडरग्राउंड स्टेम लंबी होती तो पुदीना भी दूर दूर उगा होता, तो पुदीना पास पास उगा होता है। तो इसलिए ये समझ में आ रही है बात कि जो सकर्स होती हैं वो शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, बहुत लॉन्ग, बहुत लंबी नहीं होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, जो मैं समझा चुका हूँ पूरा। क्या राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द एरियल शूट, शूट यानी एरियल शूट जो मेन शूट है इसका, मेन स्टेम है, उससे निकलेंगी। एंड व्हेन सेपरेटेड दे गिव राइज टू इंडिपेंडेंट प्लांट। यही मैंने बताया कि जब ये सेपरेट होंगी तो दे विल फॉर्म इंडिपेंडेंट प्लांट। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, पुदीने के अलावा क्राइसैंथेमम और पाइनएप्पल। तो अब तक हम पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड स्टेम जो कि ज़मीन के नीचे होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम या क्रीपिंग स्टेम। सब एरियल का मतलब ज़मीन के ऊपर होती हैं लेकिन ज़मीन यानी कि सॉइल सरफेस से टच करती हुई हैं। एरियल नहीं होती हैं कि बिल्कुल हवा में हो, ये ज़मीन के ऊपर होती हैं लेकिन ज़मीन की सरफेस से टच करती रहती हैं। तो वो हैं सब एरियल स्टेम या क्रीपिंग स्टेम। इसमें पहला जो टाइप है दैट आर द रनर्स। ये घास आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, घास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। अगर आपने इस टाइप की घास जैसे डायग्राम में बनी है, अगर ऐसी कहीं देखी हो, तो अगर इस घास को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए, वैसे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है घास को बहुत ध्यान से देखे, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फिलहाल कभी टाइम निकाल के घास को देख लीजिएगा तो आप देखेंगे कि इसमें एक मेन स्टेम जो है हॉरिजॉन्टली बड़ी दूर तक चली गई है, उसमें से रूट्स निकली हुई हैं, और हर थोड़ी दूर पे जो है उसमें से एरियल स्टेम निकली हुई है और उसमें से लीव्स निकली हुई हैं। तो ये हैं रनर्स। अब पढ़ते हैं रनर्स क्या होती हैं। ऊपर से फर्स्ट लाइन, इट इज़ अ क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग का मतलब ज़मीन के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलती चली जा रही है, विद लॉन्ग इंटरनोड्स। अभी जस्ट इसके पहले आपने पुदीने का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें शॉर्ट नोड्स होती हैं, यानी वो छोटी होती है, ये लॉन्ग होती हैं। रनिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल सरफेस, ऑन द सॉइल सरफेस, नीचे नहीं है, ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड नहीं है, ज़मीन के ऊपर है। द नोड बियर एक्सिलरी बड, नोड्स के पास एक्सिलरी बड्स होती हैं, स्केल लीव्स होती हैं और रूट्स होती हैं। तो ये जो एक्सिलरी बड और स्केल लीव्स हैं ये ऊपर का प्लांट बना देंगे और एडवेंटिशियस रूट जो है वो ज़मीन के अंदर चली जाएंगी और जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ मदर प्लांट ऑफन प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ रनर्स इन ऑल डायरेक्शन। देखिए आपके सामने जो एग्जाम्पल बना है वो लॉन ग्रास का है, साइनोडॉन इसको बोलते हैं। तो अगर इस घास का एक मेन प्लांट आपके कहीं भी लॉन में लगा है तो थोड़े दिन के बाद ये चारों तरफ घास फैल जाएगी। वही इसमें लिखा हुआ है कि मदर प्लांट जो है वो अपने चारों तरफ रनर फैलाता चला जाता है, इसीलिए घास का जो ग्रोथ होती है, सरफेस एरिया जो ऑक्यूपाई करता है वो बहुत जल्दी ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर ये रनर्स टूट जाएंगे। अगर ये टूट भी गए बीच से तो ये नया प्लांट डेवलप कर लेंगे। वो एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद साइनोडॉन के अलावा ऑक्सैलिस और सेंटेला। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, एन अंडरग्राउंड रनर इज कॉल्ड सोबोल। हम लोग पढ़ रहे हैं सब एरियल स्टेम यानी जो ज़मीन के ऊपर होती है, लेकिन अगर रनर जो है वो थोड़ी दूर ज़मीन के ऊपर चलने के बाद ज़मीन के अंदर चला जाए यानी कि अंडरग्राउंड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सोबोल। ये पूरा ज़मीन के नीचे नहीं होता है, ये कुछ हद तक ज़मीन के नीचे होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोबोल और इसका एग्जाम्पल है वीट ग्रास एग्रोपायरॉन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम इज़ द स्टोलॉन। अब आप एग्जाम्पल को सिर्फ मिलाइए, पहले आपने एग्जाम्पल अभी रनर का पढ़ा और यहाँ स्टोलॉन बने हुए हैं। देखिए दोनों में आपको डायग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, सेम चीज़ है। वहाँ भी ऐसे ही स्टेम जो है थोड़ी दूर तक आगे बढ़ रही थी, एक नई प्लांट निकल रहा था, यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है, स्टेम थोड़ी दूर तक आगे बढ़ रही है और एक नया प्लांट बन रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है, इसको स्टोलॉन बोल रहे हैं और उसको हम रनर बोल रहे थे। अब जो डिफरेंस है, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम इट बेंड्स डाउनवर्ड। समझ में आया डिफरेंस, पकड़ पाए आप? मैंने क्या पढ़ा, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम इट बेंड्स डाउनवर्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब एरियल। सब एरियल का मतलब होता है ज़मीन की सरफेस से टच करते हुए जाना। तो रनर जो थे वो सब एरियल थे, ज़मीन की सरफेस को, सॉइल की सरफेस को टच करते हुए जा रहे थे। इसमें देखिए क्या लिखा है, आफ्टर ग्रोइंग एरियली, ये ज़मीन के ऊपर भाग रहे हैं, ये ज़मीन की सरफेस को टच नहीं करते हैं, ज़मीन की सरफेस के ऊपर रहते हैं। और जब इनको नया प्लांट बनाना होता है उस जगह पे ये बेंड करते हैं। अब फिर से इसको पढ़िए, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम इट बेंड्स डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड।
और रनर्स क्या थे, ये पूरे टाइम ग्राउंड को टच कर रहे थे। बस यही मेन डिफरेंस है बिटवीन स्टोलन एंड रनर। बाकी आप देखेंगे कि सब में एक ही चीज़ लिखी है। यहाँ भी देखिए अंडरलाइन जो मैंने पढ़ा, उसके बाद आप पढ़िए कि डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड वेयर इट्स टर्मिनल बर्ड गिव राइज टू अ न्यू शूट। टर्मिनल बर्ड जो है वो नया शूट बना देगी, रूट बना देगी। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों में, बस एरियल का फ़र्क है। हाँ, एग्जाम्पल में फ़र्क है, एग्जाम्पल दोनों के सेम नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप याद करिएगा, बेला, मोगरा, जैस्मिन वगैरह एग्जाम्पल। इसमें कॉमन नाम इसलिए लिख दिए हैं कि नीट में अक्सर कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपने बड़ी मेहनत से याद किया जैस्मिन, आपको पता ही नहीं जैस्मिन होता क्या, बस याद कर लिया कि जैस्मिन एग्जाम्पल है, कोलोकेसिया एग्जाम्पल है, याद कर लिया। मैंने कोशिश की है कि कॉमन नेम भी आपको दे दिए जाएँ ताकि एक्चुअली आप पिक्चराइज तो कर सकें, दिमाग में बिठा तो सकें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हैं जैस्मिन, जानते ही नहीं जैस्मिन क्या होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमन नेम भी इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम इज़ द ऑफसेट। पहले आप डायग्राम देखिए जो ब्लैक एंड वाइट बना हुआ है आपके राइट हैंड साइड, उसको समझिए। एक बड़ा मेन प्लांट है, उसमें एक छोटी सी नीचे स्टेम निकली, उसको हम ऑफसेट बोल रहे हैं, और फिर उसने थोड़ी दूर जाके एक नया प्लांट बना दिया। तो अगर आप कंपेयर करें रनर को, स्टोलन को और ऑफसेट को, तो लगभग सब एक ही जैसे हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी हमने रनर का और स्टोलन का डिफरेंस आपको समझाया कि वो एरियल और सब एरियल वाला डिफरेंस था इसमें। और ऑफसेट में क्या चक्कर है, यहाँ ये एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। अब आप देखिए जो आपके लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम बना है, ये डायग्राम जो है वाटर हाइकिन जलकुंभी का डायग्राम है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ये ग्रो कर सकते हैं, और वाटर बॉडीज़ जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उसको ये पूरा कवर कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर मछलियाँ रह रही हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो बहरहाल मैं अभी ऑफसेट समझा रहा हूँ आपको। तो नाउ यू कंसंट्रेट ऑन द फिगर दैट इज़ गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें मैंने जो रेड कलर से एनसर्किल कर रखा है, यहीं पर ऑफसेट है। दिख इसलिए नहीं रहा है कि वो पानी के अंदर है, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड वाइट में भी एक डायग्राम बना रखा है आपके लिए, ताकि आप समझ जाएं कि ऑफसेट कहाँ होता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक्चुअल कंडीशन समझ में आ गई होगी ऑफसेट की। अब इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन, इट इज़ अ शॉर्ट रनर, छोटे होते हैं। आपको डायग्राम में भी दिख रहे होंगे, जो एक्चुअल पिक्चर इसकी है लेफ्ट हैंड साइड में, छोटे होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं होते हैं। तो छोटे होते हैं, 1 इंटर नोड लॉन्ग, एक ही इंटर नोड लंबे होते हैं कि एक इंटर नोड के बाद फॉरन नोड जो है वो निकल आती है और नया प्लांट बन जाता है। इसीलिए भीड़ बन जाती है इनकी, और इतनी भीड़ बन जाती है कि नीचे मछलियों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाती है, उनकी डेथ होने लगती है। आगे पढ़ते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लीफ एक्सेल, लीफ एक्सेल से ऑफसेट जो है ओरिजिनेट करते हैं। ग्रो एज अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। अब जो मेन पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस अ रोजेट ऑफ लीव्स, लीव्स के गुच्छे बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम आपको दिख रहा होगा, लीफ एक नहीं निकल रही है, गुच्छे में निकल रही है, बंच में निकल रही है, और नीचे जो है रूट्स निकल रही हैं। नेक्स्ट, ऑफसेट्स आर जनरली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। बस यही डिफरेंस आके रुक जाता है कि ऑफसेट्स आर जनरली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। अब आप तीनों को अगर मिलाइए, रनर, स्टोलन और ऑफसेट, तीनों देखने में एक जैसे हैं। रनर थोड़ा सा लंबा है, स्टोलन तो बहरहाल छोटे होते हैं, और ऑफसेट भी छोटा होता है। तो ये एक तो लेंथ का फ़र्क हो गया। दूसरे जो उनकी पोजीशन है, पहले की पोजीशन यानी रनर की पोजीशन ये थी कि वो ऊपर ऊपर चल रहा था, ज़मीन के एकदम ज़मीन की सरफेस से टच करता हुआ जा रहा था। और जो स्टोलन थे वो एरियल जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो ज़मीन को आगे टच कर रहे थे। और ये तो ज़मीन के ऊपर ना ज़मीन के अंदर, ये तो ज़मीन पे है ही नहीं, एक्वेटिक है। तो दीज आर फाउंड इन द वाटर बॉडीज़। एग्जाम्पल आपके सामने दिए वाटर लेट्यूस और वाटर हाइकिन का, ये दोनों आपको याद करने हैं, याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, नॉर्मली पूछे जाने वाले एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं। और कभी कभी मैंने तो बोर्ड्स के पेपर देखे, उसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि वाटर हाइकिन या आइकॉर्निया को जो है वो टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। दैट्स वाई आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑल्सो ओवर हियर। तो अब तक हम पढ़ रहे थे सब एरियल स्टेम या क्रीपिंग स्टेम। नाउ द एरियल स्टेम, एंड द ओनली एग्जाम्पल ऑफ दिस एरियल स्टेम इन योर सिलेबस इज फाइलोक्लैड्स। अब इसको पढ़िए आप, बहुत आसान है। दीज आर फ्लैशी ग्रीन लीव्स, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं फ्लैशी ग्रीन लीव्स। एक्चुअली जो हरी हरी दिख रही हैं वो पत्तियां नहीं हैं, वो स्टेम है। स्टेम जो है वो पत्तियों जैसी हो गई है, और पत्तियां यानी कि लीव्स वो कांटे जैसी हो गई हैं। तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको, 11th क्लास में मैंने पढ़ रखा है कि ये प्रॉपर्टी किन प्लांट से मिलती है, ज़ेरोफाइट से मिलती है। कि जो लीव्स होती हैं
वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि ट्रांसपिरेशनल लॉस, वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू कम से कम हो सके, मिनिमाइज हो सके। और चूंकि लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गई हैं तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, इसलिए स्टेम जो इनकी है वो लीव्स जैसी हो जाती है और जहाँ भी ये टूट गिरेंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि दीज आर फ्लैशी ग्रीन फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं, ग्रीन होती हैं, फ्लैट होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, वेल डेवलप होती हैं। और लीव्स जो इसमें है, अब जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। मैं बता चुका हूँ आपको कि लीव्स जो है वो स्पाइन या स्केल मॉडिफाई हो जाती है टू चेक ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए। और ये जो फेलियोक्लेट्स होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर वाटर। इसीलिए फ्लैशी होते हैं कि इनमें वाटर का स्टोरेज होता है और ये हरे होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और देख के ही समझ में आ रहा है कि ये ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है फेलियोक्लेट्स का, ये ज़ेरोफिटिक प्लांट का कैरेक्टर है। और जहाँ भी ये फेलियोक्लेट्स टूट गिरेंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मीन्स ऑफ लीव्स। तो इसमें जो फर्स्ट है बल्बिल्स हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैशी लीव्स इनमें होती हैं। और फ्लैशी लीव्स होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें रिजर्व फूड स्टोर होगा। तो जो मेन प्लांट है, सामने तो आपके मेन प्लांट बना है आपको पिक्चराइज करने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए किस प्लांट में होता है, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं। और जो राइट हैंड साइड पे आपके बना हुआ है उसमें जो डायग्राम दिखा रहा है वो बल्बिल एक्चुअली है, जो कि मेन प्लांट में नीचे से, साइड से कहीं से ग्रो करेगी और ये टूट के जब भी गिरेगी तो इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ज़रूर याद करिएगा। नेक्स्ट टाइप इज लीफ बड्स। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा कि ब्रायोफिल्म की जो प्लांट है उसमें पत्तियों से, लीफ से जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। तो वो है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कि अगर लीफ मतलब वेजिटेटिव पार्ट, तो अगर वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट बन रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आपने लेफ्ट साइड जो दो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनको देखिए, तो इसमें लीफ की मार्जिन पर आपको बड्स दिख रही हैं दोनों डायग्राम में। जो लेफ्ट हैंड साइड आपके बने हैं, लेफ्ट हैंड साइड बना है, एक सेंटर है बना हुआ है, तो इसमें आपको लीफ के मार्जिन पर बड्स दिख रही हैं और यही जो बड्स हैं ये नया प्लांट बनाती हैं। बहुत सिंपल है कि लीफ में चारों तरफ मार्जिन पर ब्रायोफिल्म के बड्स प्रेजेंट होती हैं, तभी इसकी हेडिंग है लीफ बड्स। और ये बड्स जो है वो नया प्लांट बनाएंगी। आप राइट हैंड साइड में डायग्राम में देख सकते हैं कि बड्स से जो है वो नया प्लांट बन रहा है। अब पढ़ते हैं लिखा क्या है। ब्रायोफिल्म मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाय बड्स प्रेजेंट इन द लीफ। ये मैं बताया अभी आपको, बड्स प्रेजेंट इन द लीव्स। नेक्स्ट लाइन, द लीव्स ऑफ ब्रायोफिल्म हैज अ नॉच विच व्हेन फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल जर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। यानी जो ब्रायोफिल्म की लीव्स होती हैं उनमें नॉच प्रेजेंट होता है और यही नॉच जब गिरेगा ज़मीन पर, मॉइस्ट सॉइल पर, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इट विल जर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो ये नॉच क्या हुआ फिर, मेरिस्टेमेटिक हुआ। जैसे मेरिस्टेम होगा, 9th क्लास में पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है जो कि कोई भी नया टिश्यू बना सकता है, तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। और अगर इन नॉचेस से बड्स डेवलप होती हैं तो उनको हम बोलते हैं एपीफिलस बड। एंड दीज एपीफिलस बड्स हैव द पोटेंशियल टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, जिसमें कि रूट्स, स्टेम, लीफ, पूरा प्लांट यानी कि प्रेजेंट होगा। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज टूरियन। ये वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। देखिए आप पहली लाइन में लिखा है कि ये स्पेशलाइज्ड विंटरिंग बर्ड हैं, यानी कि जाड़े के मौसम में कुछ प्लांट्स, ये जो एग्जांपल है वो यूट्रिकुलेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है। तो यूट्रिकुलेरिया प्लांट जो है वो विंटर सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाता, वो पेरिश कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये यूट्रिकुलेरिया प्लांट विंटर सीजन के ठीक पहले अपनी रूट्स में जो है वो बड्स डेवलप करा लेते हैं, जिनको हम टूरियन कहते हैं। और ये बड्स वाटर बॉडीज़ में नीचे बॉटम पर पड़ी रहती हैं। और जब ये विंटर सीजन क्रॉस हो जाता है, जब नॉर्मल सीजन इनका आता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, तो ये फिर से टूरियन एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड्स हैं टूरियन हैं, ये प्लांट को हेल्प करती हैं टू क्रॉस ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा इसके टूरियन के। ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल खासकर यूट्रिकुलेरिया जो है वो नीट में बहुत पूछा जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है पोटेमोजिटॉन। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, पोटेमोजिटॉन एंड यूट्रिकुलेरिया। इसमें टूरियन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं विच हेल्प द प्लांट टू पास ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन।
So in this lecture we had studied about various methods of natural vegetative propagation. Now in the next lecture I'll discuss about artificial vegetative propagation. So stay tuned with the channel. Thank you.